I am audible to everyone now? Yes, sir. Good evening, sir. Yes, Good sir. evening, sir. Good evening, sir. Good evening, fam. एक्सक्यूज मी सर। Yes, Asya? सर असाइनमेंट में एक डाउट है। हाँ बोलो, कौन सा क्वेश्चन है? सर क्वेश्चन फर्स्ट में क्वेश्चन बताऊं? फिर मैं देख लेता हूँ, मेरे पास है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट बोल रही हो ना? फर्स्ट क्वेश्चन जो था वो है एफ एक्स इज इक्वल टू 1 - x/1 + x, देन f of cos 2 थीटा। यस सर। ओके, ठीक है, अभी डिस्कस कर लेते हैं। So Asya is there, Anubhav is there, Harshit is there, Manas is there, Saksham, Swang, Yashvardhan. Okay. So the question which is being asked by Asya, I think everyone has tried the question. So first question here is, if fx is given as 1 - x/1 + x, then you have to find that what is the function f of cos 2 theta. So it is a composite function f of g नहीं है, f of f है। तो जो f of cos 2 थीटा है, पहले उसको हम लोग कैलकुलेट कर लेते हैं। तो x की जगह हम cos 2 थीटा पुट करेंगे, तो 1 - cos 2 थीटा बाई 1 + cos 2 थीटा। और ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले सारे याद रखने हैं क्योंकि कहीं पर भी यूज हो सकते हैं। तो cos 2 थीटा का जो फॉर्मूला होता था, एक होता था 1 - 2 sin स्क्वायर थीटा, ये फॉर्मूला होता था। और दूसरा फॉर्मूला होता था cos की थीटा का 1 + 2 cos स्क्वायर थीटा, 2 cos स्क्वायर थीटा -1 + 2 cos स्क्वायर थीटा होता है, राइट। तो पहले वाले से हम कह सकते हैं कि 2 sin स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 - cos 2 थीटा होता है। और दूसरे वाले से हम कह सकते हैं कि 2 cos स्क्वायर थीटा जो है वो 1 + cos 2 थीटा होता है। आसिया, डू यू रिमेम्बर दिस फॉर्मूला? यस सर, लेकिन सर मैंने वो डायरेक्ट पुट कर दिया था, मतलब cos 2 थीटा की वैल्यू पुट कर दी थी। हाँ, वो भी ठीक है। तो उससे न्यूमरेटर जो हो जाएगा वो हो जाएगा 1 - cos 2 थीटा विल बिकम 2 sin स्क्वायर थीटा, और डिनोमिनेटर 1 + cos 2 थीटा विल बिकम 2 cos स्क्वायर थीटा। तो ओवरऑल जो वैल्यू तुम्हारी आ रही है वो 2 कैंसिल होने के बाद tan स्क्वायर थीटा आ रही है। नाउ ये तो f of cos 2 थीटा आया। अब क्वेश्चन है f of cos 2 थीटा, विच एक्चुअली मीन्स कि जो f of cos 2 थीटा हमारा निकला है वो निकला है tan स्क्वायर थीटा। तो f of tan square theta, this is this portion f of cos 2 theta is actually from here tan square theta। तो f of tan square theta हो गया। फिर से fx के फॉर्मूले से 1 - tan square theta by 1 + tan square theta करेंगे। एंड नाउ यू रिमेंबर tan 1 - tan square theta by 1 + tan square theta क्या होता था? दिस इज ऑल्सो अ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। दिस इज एक्चुअली tan, cos 2 थीटा। हाँ सॉरी, cos 2 theta, राइट। दिस इज cos 2 theta, करेक्ट। तो फाइनली जो तुम्हारा कंपोजिट फंक्शन की वैल्यू आ रही है वो cos 2 थीटा आ रही है, व्हिच मींस दैट ऑप्शन नंबर सी इज योर आंसर। इज इट क्लियर टू एवरीवन आल्सो? यस सर। Yes, sir. एनी अदर डाउट्स फ्रॉम एनीवन? सर वो नीचे tan स्क्वायर टी नहीं होगा? हाँ सॉरी, tan स्क्वायर। सर हाँ सर एक क्वेश्चन था, सॉल्व 1 डिवाइडेड बाय बोलो। mod of x minus 3 is less than 1/2। ये क्वेश्चन है। जी सर। ओके, अभी देख लेते हैं इस क्वेश्चन को भी। तो इसको सबने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा आई थिंक। तो आई एम इरेजिंग दिस पोर्शन।
And now I am starting the question which is being asked by Swam. So what happens here in this question? Question is this one: 1 by mod x minus 3 is less than 1 by 2. Right. तो सबसे पहले यहाँ पर हम लोग सोच रहे होंगे कि इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करें या रेसिप्रोकल ले लें, लेकिन यहाँ पर कुछ केसेस हमें साथ में लेने पड़ेंगे. व्हाट विल बी द केसेस? लेट मी एक्सप्लेन यू दैट. क्योंकि हमें पता नहीं है ना कि mod x माइनस 3 पॉजिटिव है या निगेटिव है. अगर पॉजिटिव होगा तो इनइक्वालिटी चेंज नहीं होगी, निगेटिव होगा तो इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगी. तो इस बात का ध्यान रखते हुए हमें करना है, इसलिए हमें केसेस लेने पड़ेंगे. तो लेट अस सी व्हाट आर द केसेस व्हिच वी आर गेटिंग हियर. तो दो केस बन सकता है यहाँ पर. केस नंबर 1 ये होगा कि ये जो mod x माइनस 3 है इट इज ग्रेटर देन 0. ठीक है, इक्वल टू 0 तो हो नहीं सकता, नहीं तो डिफाइन नहीं होगा. केस नंबर 2 ये होगा mod x माइनस 3 इज लेस देन 0. तो दो केस बनता है. अब अगर हम mod x माइनस 3 को पॉजिटिव लेते हैं तो उस केस में सीधे सीधे रेसिप्रोकल करने पे क्या होगा, या कह लो कि क्रॉस मल्टीप्लाई करने पे 2 इधर आ जाएगा लेस देन mod x minus 3. But the case is this one, keep this in mind. This implies that 5 is less than mod x, which means x is greater than 5 और x is less than minus 5. mod x greater than 5 का यही सॉल्यूशन होता है. लेकिन जो कंडीशन दी हुई है उस कंडीशन का भी हमें ख्याल रखना है साथ साथ में. तो mod x minus 3 अगर पॉजिटिव है तो इसका मतलब mod x is greater than 3 है. इसका मतलब x is greater than 3 और x is less than minus 3. तो ये कंडीशन साथ में होनी चाहिए जब हम ये लिख रहे हैं. तो दोनों का इंटरसेक्शन हम निकालेंगे. तो व्हाट विल बी द इंटरसेक्शन फॉर बोथ ऑफ देम? दैट विल बी x ग्रेटर देन 5 और x लेस देन माइनस 5. तो ये एक आंसर तो तुम्हारे पास आ जाएगा. ये फर्स्ट केस को सॉल्व करने से मिल रहा है. सेकेंड केस जब हम सॉल्व करेंगे तो सेकेंड केस के लिए हमने क्या मान रखा है कि mod x माइनस 3 इज निगेटिव. ये हमने मान रखा है. तो अब अगर हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहे होंगे तो mod x माइनस 3 एक नेगेटिव नंबर है. दिस इज अ नेगेटिव नंबर अकॉर्डिंग टू अवर केस. तो यहाँ पर हमेशा ट्रू होगा क्योंकि दिस इज अ नेगेटिव नंबर. इफ वी आर कंसिडरिंग दिस केस देन दिस इज अ नेगेटिव नंबर. और नेगेटिव नंबर जो है वो किसी भी पॉजिटिव नंबर से हमेशा छोटा होता है. तो हाफ इज अ पॉजिटिव नंबर, उससे हमेशा छोटा होगा. तो इसका मतलब इसको हमें आगे सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, बस इस कंडीशन को सॉल्व कर लेना है. तो इस कंडीशन से हमें क्या मिलेगा? mod x इज लेस देन 3 और वी कैन से दैट x इज बिटवीन 3 एंड माइनस 3. तो दिस इज द सेकेंड केस सॉल्यूशन. तो फाइनली जब हम फाइनल आंसर लिखेंगे तो we will say x belonging to minus infinity comma minus 5 union minus 3 comma 3 union 5 comma infinity. Is this clear, Swang? Do you have the answer Yes, with sir. you? Okay, good. Yes, yes, सही है. सर इसमें हमने वो 1/2 को LHS में शिफ्ट करके LCM ने क्यों नहीं कर लिया? 1/2 का क्या बोल रहे हो? लेफ्ट में ले जाके एलसीएम ले लें. यस सर. हाँ, वो भी कर सकते हो, वो भी कर सकते हो. सर लेकिन फिर उसमें पूरा आंसर उसमें बाद में फिर केसेस बनेंगे. केसेस तो तुम्हें बनाने ही बनेंगे. ओके सर. So take the screenshot of this one also. And now we will start today's lecture, and today's topic will be one function, many one function, into function, onto function, and how to find the inverse of a function. तो ये सब कुछ आज हम करने वाले हैं. तो I am erasing this now. One and many one function. तो इसके बारे में अभी हम इतना समझ लें कि वन फंक्शन ये होता है कि फॉर टू डिस्टिंक्ट इनपुट्स या प्री इमेजेस वी गेट डिस्टिंक्ट आउटपुट्स. कभी ऐसा नहीं होगा कि आउटपुट्स कह लो या इमेजेस कह लो, कभी ऐसा नहीं होगा कि दो
ये हो गया 1 1 फंक्शन, दिस इज 1 1। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि कभी ऐसा नहीं होगा कि दो डिस्टिंक्ट इनपुट लें और आउटपुट हमें कॉमन मिले। अगर ऐसा हो जाता है तो दिस इज अ मेनी वन फंक्शन। एक भी केस ऐसा मिल गया तो फंक्शन विल बी मेनी वन फंक्शन। लेकिन अगर हर इनपुट का आउटपुट डिस्टिंक्ट है तो दैट इज 1 1 फंक्शन। ठीक है, एक तो था फंक्शन, फंक्शन का जो डेफिनेशन था वहां पर ये था कि एक एलिमेंट का एक से ज्यादा आउटपुट नहीं हो सकता। यहाँ पर उसका उल्टा है कि एक एलिमेंट का एक से ज्यादा इनपुट नहीं हो सकता है। ठीक है, तो दिस इज 1 1 फंक्शन, दैट इज फॉर एनी पर्टिकुलर इमेज वी डोंट हैव मोर देन वन प्री इमेज। प्री इमेज जो होगा वो एक ही होगा किसी भी इमेज का। तो आई होप दिस डेफिनेशन इज क्लियर टू एवरीवन। So can you repeat? या आई एम सेइंग कि अगर तुम मान लो कोई भी इमेज लेते हो, जैसे सेट बी विच इज हैविंग एन इमेज, और सेट ए से इसका प्री इमेज जो बनेगा वो बस एक बनेगा, देयर विल ओनली बी वन प्री इमेज। ऐसा नहीं हो सकता जैसे मैंने ये वाला एग्जांपल ऊपर में दिखाया मैनी वन का, इसमें एक तुमने इमेज लिया है, दिस इज इमेज, एंड व्हाट यू हैव फाउंड दैट देयर आर टू प्री इमेजेस। तो एक इमेज का टू प्री इमेजेस हो गया, तो इस केस में ये मेनी वन फंक्शन हो जाएगा। लेकिन अगर कभी भी ऐसा नहीं हो रहा है, सब अलग अलग को मैप कर रहे हैं, तो दैट वुड बी अ 1 1 फंक्शन। मेनी वन जैसे नाम दिया हुआ ना, मेनी वन, मेनी इज मैप टू वन, तो मेनी वन फंक्शन हो गया। 1 1 में 1 इज मैप टू 1। तो फंक्शन के डेफिनेशन में ये था कि फॉर एवरी प्री इमेज देयर इज एन यूनिक इमेज, और 1 1 फंक्शन का डेफिनेशन ये हो जाएगा कि फॉर एवरी इमेज देयर इज अ यूनिक प्री इमेज। इज दिस क्लियर? Yes, sir. Okay, so how do we find out that a function is 1 1 or not? तो इस देखो, या तो फंक्शन 1 1 होगा या तो मेनी वन होगा, दोनों नहीं हो सकता एक साथ, और ऐसा भी नहीं हो सकता है दोनों ना हो, कुछ और हो जाए। या तो 1 1 होगा या तो मेनी वन होगा, दो ही केस पॉसिबल है इन दोनों में से। तो अगर हम यहाँ पर ऐसा करते हैं कि कंडीशंस, व्हाट आर द वेज टू फाइंड दैट वेदर अ फंक्शन इज 1 1 और नॉट। तो सबसे पहला तरीका जो टेस्ट करने का है, टेस्टिंग मैकेनिज्म, वो ये है कि अगर हम f ऑफ x1 तो f ऑफ x2 के बराबर कर देते हैं, तो इसका मतलब ये है कि x1 इज इक्वल टू x2 ओनली, तब हम कहेंगे कि इट इज अ 1 1 फंक्शन। इसका भी मैं एक एग्जांपल भी तुम्हें दूंगा। तो दिस इज अ 1 1 फंक्शन। लेकिन अगर x1 और x2 में कोई और रिलेशन आ जाता है अदर देन दिस, तो फिर वो 1 1 फंक्शन नहीं हो गया, वो मेनी वन फंक्शन हो गया। जैसे मैं एक एग्जांपल तुम्हें दिखा रहा हूँ, यहाँ पे राइट में दिखाता हूँ। एज यू कैन सी हियर, एक फंक्शन होता है f(x) इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। ठीक है, इस फंक्शन में अगर तुम इस टेस्ट को अप्लाई करते हो, f(x1) इज इक्वल टू f(x2), तो f ऑफ x1 इज इक्वल टू f ऑफ x2 कर रहे हो, तो क्या मिलेगा? x1 स्क्वायर इज इक्वल टू x2 स्क्वायर मिलेगा। अब x1 स्क्वायर इज इक्वल टू x2 स्क्वायर का सॉल्यूशन क्या आता है? x1 इज इक्वल टू x2 और x1 इज इक्वल टू माइनस x2, दो पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं। तो यहाँ पर x1 इज इक्वल टू x2 बस नहीं आया है, साथ साथ में एक दूसरा कंडीशन भी आ गया है कि x1 इज इक्वल टू माइनस x2। तो ये 1 1 फंक्शन नहीं है। अब इसको मैं ग्राफिकली एक्सप्लेन कर रहा हूँ। ग्राफिकली हाउ यू एक्सप्लेन इट? सो f(x) इज इक्वल टू x स्क्वायर का जो ग्राफ है वो तुम्हें पता है, एक अपवर्ड ओपनिंग पैराबोला होता है जिसका वर्टेक्स ओरिजिन होता है। f(x) इज इक्वल टू x स्क्वायर का ग्राफ ऐसा होता है, राइट? तो ये जो ग्राफ मैंने बनाया है f(x) इज इक्वल टू x स्क्वायर का, यहाँ पर ये जो दो कंडीशंस नीचे में आई है, इसका क्या मतलब है कि मान लो तुमने कोई वैल्यू ली 4। अब ये जो 4 है ये 2 का स्क्वायर करके भी मिल सकता है, और ये जो 4 है ये -2 का स्क्वायर करके भी मिल सकता है, क्योंकि -2 का स्क्वायर भी 4 होता है, 2 का स्क्वायर भी 4 होता है। इसीलिए कि अगर हम कह रहे हैं कि 4 इज इक्वल टू 4, तो इसका मतलब है कि या तो
x1 x2 दोनों 2 हो, या x1 2 हो और x2 माइनस 2, जैसे कि दूसरा केस दिया हुआ है x1 इज इक्वल टू माइनस x2, जैसे 2 और माइनस 2 दोनों का आउटपुट 4 आ रहा है। तो यहाँ पर हम ये कह सकते हैं कि दिस इज नॉट अ वन वन फंक्शन बिकॉज फॉर इमेज 4 यू आर गेटिंग टू डिस्टिंक्ट प्री इमेज -2 and 2, तो इसलिए ये वन वन फंक्शन नहीं है, ये मेनी वन फंक्शन है। दो डिफरेंट वैल्यूज का एक ही आउटपुट मिल रहा है। इज दिस क्लियर? यस सर। Yes, sir. Yes, sir. Okay, good. So just note this down, or you can, if you want, take the screenshot of this. Done, sir. Okay. So I am clearing this. अभी इसके और भी तरीके हैं टेस्ट करने के, वो अभी मैं बताता हूँ। अभी तो मैंने एक तरीका बताया। एक तरीका ये है कि f of x1 is equal to f of x2 हो, और अगर हम इसको सॉल्व करें और x1 is equal to x2 ओनली मिले तो 1 1 है। इसके अलावा x1 x2 में कोई और रिलेशन मिल जाता है तो फिर वो मेनी वन है। जैसे अभी मैंने एक एग्जांपल देखा कि x1 is equal to x2 भी आया और x1 is equal to -x2 भी आ गया, एक एक्स्ट्रा रिलेशन आ गया, तो फिर ये मेनी वन हो गया। सो दिस इज एन एग्जांपल ऑफ मेनी वन। सो आई एम इरेजिंग दिस। अब दूसरा टेस्ट क्या है? दैट इज अ ग्राफिकल टेस्ट। तो इफ यू वांट टू सी द सेकंड टेस्ट says that if we draw a line parallel to x axis, ठीक है, x एक्सिस के पैरेलल कोई लाइन ड्रॉ करते हैं, कोई भी लाइन, एंड इफ इट कट्स एनी लाइन, यहाँ पे कर दो आ लाइन की जगह एनी लाइन, द ग्राफ मोर देन वंस, देन इट इज मेनी वन, और एक बार से ज्यादा कट नहीं कर रहा है तो 1 1 हो जाएगा। तो जैसे अभी मैंने एक तुम्हें ग्राफ दिखाया था f(x) इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर का, ये जो ग्राफ है f(x) इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, तुम कोई लाइन ड्रॉ करना चाहते हो जो कि x एक्सिस के पैरेलल है, इट इज पैरेलल टू x एक्सिस, और ये तुमने ड्रॉ कर दी, तो क्या ये ग्राफ को मोर देन वंस कट कर रहा है? यस, इट इज कटिंग इट 2 टाइम्स। हो सकता है कई बार 3 बार भी कर दे, 2 times, sir. 2 टाइम्स कर रहा है, देन इट इज मेनी वन। तो ये दूसरा टेस्ट है जिससे हम अगेन कह सकते हैं कि ये मेनी वन है। अब 1 1 अगर लेना है, मान लो तुमने लिया f(x) इज इक्वल टू एक्स क्यूब, f(x) इज इक्वल टू एक्स क्यूब का ग्राफ कुछ ऐसा होता है, ऐसे करके ऐसे जाता है f(x) इज इक्वल टू एक्स क्यूब। अब इस ग्राफ में तुम कोई भी लाइन x एक्सिस के पैरेलल ड्रॉ करते हो, कहीं पर भी कभी भी ऐसा नहीं होगा कि दो जगह इंटरसेक्ट करे, हमेशा एक जगह ही इंटरसेक्ट करेगा। तो वी विल से कि दिस इज अ फंक्शन व्हिच इज वन वन फंक्शन, राइट, क्योंकि इसका कोई भी आउटपुट का तुम्हें एक ही इनपुट मिलने वाला है, एक से ज्यादा इनपुट नहीं मिलने वाला है। लाइक इफ यू टेक अ फंक्शन, अनदर फंक्शन आई एम टेकिंग 3x + 5, सपोज f(x) इज इक्वल, एक स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन है, f(x) इज इक्वल टू 3x + 5, इसको भी कहीं पर भी कट करेंगे हम लोग तो ये x एक्सिस के पैरेलल जा रहा है, तो इसको कहीं पर भी कट करेंगे तो एक जगह ही कट होगा, तो दिस इज आल्सो वन वन फंक्शन। सो दिस इज हाउ वी टेस्ट द फंक्शन थ्रू ग्राफिकल मेथड। ग्राफिकली भी हम लोग टेस्ट कर सकते हैं कि 1 1 है या मेनी वन है। आई होप ग्राफिकल टेस्टिंग इज क्लियर टू एवरीवन। सर 3x + 5 में एक ही 1 1 हमें मिलेगा और x क्यूब में भी, और जो f(x) इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर है उसमें मेनी वन मिलेंगे। हाँ, इसमें मेनी वन मिल रहा है क्योंकि जो लाइन x एक्सिस से पैरेलल है वो इस ग्राफ को दो जगह कट कर रही है, मोर देन वंस। ओके सर। ठीक है, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है यहाँ पे कि मोर देन वंस कट कर रही है। इसका क्या मतलब हुआ कि इफ यू सी दैट देयर आर टू डिफरेंट वैल्यूज, जैसे मैंने एग्जांपल भी दिया था -2 और 2, दोनों के लिए आउटपुट तुम्हें 4 मिल रहा है, ठीक है, तो इसीलिए ये मेनी वन हो गया। So write this down also. Done, sir. Okay.
एक Done, और sir. मेथड है जिससे तुम ये पता कर सकते हो कि ये 1 1 है या मेरी 1 है। वो मेथड ये है, मैं इसको इरेज करता हूँ। So one more method is third test. मान लो कि तुम fx1 इज इक्वल टू fx2 से नहीं करना चाह रहे हो या बहुत लेंदी हो रहा है, तो तुम्हारे पास ग्राफिकल मेथड है। अब मान लो तुम ग्राफिकल मेथड से भी नहीं करना चाह रहे हो, ग्राफ ड्रॉ नहीं कर पा रहे हो, तो तीसरा टेस्ट क्या होगा? 1 1 है या मेरी 1 है ये पता करने के लिए what we will do is we will see whether the function is increasing or decreasing. If function is monotonous, हम लोग एक चैप्टर पढ़ेंगे which is application of derivatives, तो उसमें हम इस चीज को और डिटेल में देखेंगे। अभी बस थोड़ा सा समझा रहा हूँ। If function is increasing or decreasing throughout, दोनों नहीं है, कोई एक है throughout, ठीक है। If a function is increasing or decreasing throughout, then it is 1 1. और अगर ऐसा हो रहा है कि कभी इंक्रीज कर रहा है कभी डिक्रीज कर रहा है, तो वो मेनी 1 होगा। अगेन मैं वही 3 एग्जांपल यहाँ पे ड्रॉ कर रहा हूँ और उसको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। एक था fx is equal to 3x plus 5. Can anyone tell me कि ये इंक्रीजिंग ग्राफ है या डिक्रीजिंग ग्राफ है या दोनों का मिला हुआ है? मिला Increasing. इंक्रीजिंग, करेक्ट अनुभव। इंक्रीजिंग इसलिए है, ये फिर मैं बता दे रहा हूँ, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव चैप्टर में इसको हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे, अभी मैं थोड़ा सा बता रहा हूँ। इंक्रीजिंग का मतलब है कि तुम जैसे जैसे x की वैल्यू को बढ़ा रहे हो वैसे वैसे y की वैल्यू भी बढ़ रही है अकॉर्डिंग टू दिस ग्राफ। जैसे तुम कोई वैल्यू 1 लोगे और एक वैल्यू 2 लोगे, तो 1 का जो आउटपुट मिलेगा वो मिलेगा 8 और 2 का जो आउटपुट मिलेगा वो मिलेगा 11। तो क्या हो रहा है कि इनपुट बढ़ाने से आउटपुट भी बढ़ रहा है, तो इट इज इंक्रीजिंग ग्राफ। तो इस ग्राफ में हम कह सकते हैं ये 1 1 है, दिस इज इंक्रीजिंग, सो इट इज 1 1। अगर हम एक ग्राफ लेते हैं y is equal to x square, ये ग्राफ कैसा है कोई बता सकता है? पैराबोलिक। पैराबोलिक तो है, इंक्रीजिंग है, डिक्रीजिंग है या दोनों है? दोनों है। दोनों है, Mixed है sir. मिक्स्ड है, करेक्ट। तो बिकॉज यहाँ पर क्या हो रहा है कि जब नेगेटिव x कोऑर्डिनेट्स हम ले रहे हैं तो ये डिक्रीज कर रहा है, लाइक दिस, इट इज डिक्रीजिंग। तुम x की वैल्यू बढ़ाओगे तो फंक्शन की वैल्यू कम होगी। तो मान लो तुमने एक वैल्यू यहाँ पे ली x1 और फिर एक वैल्यू ली x2, तो x1 के लिए जो आउटपुट है और जो x2 के लिए आउटपुट है उसका रिलेशन जब तुम देखोगे f of x1 here, f of x2 here, so what is happening that if x2 is greater than x1, then f of x2 is actually less than f of x1। तो क्या हो जा रहा है कि जब तुम इनपुट बढ़ा रहे हो तो आउटपुट कम हो जा रहा है, तो ये वाला पोर्शन डिक्रीजिंग पोर्शन है। और अगर तुम पॉजिटिव एक्स एक्सिस का रीजन देखोगे तो वहां पर अगर इनपुट को बढ़ाओगे, मान लो x3 से x4 जा रहा है, तो आउटपुट भी जो है वो भी बढ़ जाएगा। तो यहाँ पर ये डिक्रीजिंग इंक्रीजिंग हो जा रहा है, बिकॉज यू आर टेकिंग x4 ग्रेटर देन x3, बट यू आर फाइंडिंग दैट f of x4 इज ग्रेटर देन f of x3। सो जैसे इनपुट बढ़ा आउटपुट भी बढ़ गया, तो इट इज सिंपली इंक्रीजिंग। तो ओवरऑल जो पूरा ग्राफ है वो कहीं पर डिक्रीजिंग है, कहीं पर इंक्रीजिंग है। मतलब तुम रफ लैंग्वेज में कहना चाहो या लेमैन लैंग्वेज में कहना चाहो तो कह सकते हो कि ये मुड़ रहा है, नीचे जा रहा है, फिर एक जगह से मुड़ के फिर ऊपर आ जा रहा है। तो जब ये मुड़ रहा है, जब ये अपनी डायरेक्शन चेंज कर रहा है, तो क्या होगा कि इट विल बिकम अ मेनी वन फंक्शन। और हमें पता भी है, अभी हमने देखा भी है पिछले टेस्ट से कि fx इज इक्वल टू x स्क्वायर कैसा होता है, मेनी वन फंक्शन होता है। अगेन सेम रीजन, क्योंकि डिक्रीज करके इंक्रीज कर रहा है, तो कोई भी लाइन तुम ड्रॉ करोगे अगर x एक्सिस से, तो वो इसको कट कर देगी दो जगह पे, which was टेस्ट नंबर 2। तो क्यों दो जगह पे कट कर रही है, उसका रीजन क्या है? उसका रीजन ये है कि एक जगह से मुड़ जा रहा है, नीचे जा रहा है, फिर ऊपर आ जा रहा है। वेरास जो प्रीवियस वाला ग्राफ था वो कहीं पर मुड़ नहीं रहा था, वो सीधे बढ़ता चला जाता है, इट वाज इंक्रीजिंग ग्राफ। तो दिस इज द थर्ड टेस्ट कि अगर तुम ये आइडेंटिफाई कर सको कि फंक्शन इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है थ्रूआउट, तो उस केस में तुम कह सकते हो इट इज 1 1। इज दिस टेस्ट आल्सो क्लियर टू एवरीवन? Yes sir. Yes sir. Yes, sir. Okay.
So note this down again, and now we will see few questions on 1 and many one. Done, sir. Okay. अरे एक मिनट Hmm. So I will give you a question here, and I will expect कि तुम उसको solve करने की कोशिश करोगे. थोड़ी सी इसमें calculation involved है, but still you can solve that. So this is the question. It says that show that the function fx equal to x square minus 8x plus 18 upon x square plus 4x plus 30 is many one. You have to show this, and I will give you hint that show this by the first test. First test जो हमारे पास था, we will start that f of x1 is equal to f of x2, और फिर उसको सॉल्व करके हम देखेंगे कि फाइनल रिजल्ट क्या आ रहा है. तो little bit calculation is involved in this question, but to be more proficient in calculation, I want you to do this question. Calculation भी उतना ही important है जितना concept important है. तो इसको जब proceed करना, तो f(x1) is equal to f(x2), मतलब x1 square minus 8x1 plus 18 upon x1 square plus 4x1 plus 30 is equal to x2 square minus 8x2 plus 18 by x2 square plus 4x2 plus 30. अब अगला स्टेप थोड़ा सा तुम्हारा लेंथी होगा, उसके बाद सही हो जाएगा जब तुम क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे. सो लेट मी डू इट फॉर यू, और तुम भी साथ साथ में कर सकते हो. अगर ऑब्वियसली तुम्हारे पास पेन कॉपी सब कुछ होगा तो तुम भी इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करो, कुछ टर्म्स कैंसिल हो जाएंगे. तो जब तुम इस वाले को न्यूमरेटर को इसके डिनोमिनेटर से क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो x1 स्क्वायर x2 स्क्वायर आएगा प्लस 4x2 x1 स्क्वायर आएगा प्लस 30x1 स्क्वायर आएगा, राइट. फिर माइनस 8x1 x2 स्क्वायर आएगा माइनस 32 x1 x2 आएगा माइनस 240 x1 आएगा प्लस 18 x2 स्क्वायर प्लस सॉरी दिस इज माइनस 32 x1 x2 सॉरी 18 है ना, एक मिनट. 18 x2 square plus then we have minus plus 72 x1 x2, right, plus 18 into 30. कैलकुलेट मैं नहीं कर रहा हूँ, 18 into 30 लिख रहा हूँ. ये लेफ्ट वाला पार्ट आया है. राइट वाला पार्ट लोगे, कैलकुलेशन तुम भी चेक करते रहना. x1 square x2 square, then we have plus 4x1 x2 square plus 30 x2 square minus 8 x1 square x2 minus 32 x1 x2 plus 72 x1, right, plus 30 x2 square minus 240 x2 plus 13 into 18. ये मैंने कर दिया, ठीक है. ये स्टेप थोड़ा सा लंबा था, अदरवाइज अब आगे इतनी प्रॉब्लम नहीं होगी. ये x1 स्क्वायर x2 स्क्वायर दोनों साइड से कैंसिल हो जाएगा. और क्या कैंसिल हो सकता है, माइनस 32 x1 x2 दोनों साइड से कैंसिल होगा और 18 into 30 दोनों साइड से कैंसिल हो रहा है. आई होप इट इज क्लियर टू एवरीवन. ये कैलकुलेशन क्लियर है सबको?
Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, अब हम क्या कर रहे हैं, इसको सिंप्लीफाई करेंगे। तो इसको सिंप्लीफाई जब करेंगे तो 4x2 x1 स्क्वायर 4x1 x2 स्क्वायर को एक जगह ले जाएंगे और 4x1 x2 को कॉमन ले लेंगे, तो ये बचेगा x1 माइनस x2। फिर अब हम आते हैं 30x1 स्क्वायर और 30x2 स्क्वायर को, तो 30 कॉमन ले लेंगे, x1 स्क्वायर माइनस x2 स्क्वायर कैन बी रिटन एज x1 प्लस x2 इंटू x1 माइनस x2। फिर माइनस 8x1 x2 स्क्वायर माइनस 8x1 x2 स्क्वायर में से माइनस 8x1 x2 कॉमन लेंगे एंड यू विल गेट x2 माइनस x1, राइट। फिर माइनस 240 x1 है और यहाँ पे माइनस 240 x2 है, तो माइनस 240 कॉमन लेंगे और x1 माइनस x2 and then we have 18x2 square and we have 18x1 square कहाँ गया, यहाँ पर होना चाहिए 18x1 स्क्वायर, कहीं पर मैंने मिस तो कर दिया होगा लगता है, ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 240x2 दो बार लिख दिया है क्या, 72x1 x2 होगा ये तो, और अच्छा हाँ यहाँ पर दो बार लिख दिया है, ये 30x2 स्क्वायर नहीं है, 18x1 स्क्वायर है। तो ये 18x1 स्क्वायर और 18x2 स्क्वायर, तो 18x1 माइनस x2 इंटू x1 प्लस x2, ये हो गया। अब लास्ट में एक ये बच गया है 72x1 x2 और 72x1 x2, ये भी हो रहा है कैंसिल, ठीक है। तो व्हाट वी आर गेटिंग, दिस इज इक्वल टू 0। इसको पहले स्क्रीनशॉट ले लो बिकॉज आई विल हैव टू इरेज द पोर्शन विच इज ऑन द टॉप। अब इसमें मैं फर्दर कैलकुलेशन कर नहीं रहा हूँ, वो फर्दर कैलकुलेशन तुम कर लेना, इससे जो रिजल्ट आएगा वो मैं बता दे रहा हूँ, बहुत ज़्यादा कैलकुलेशन हो जा रही है, आई वॉज नॉट एक्सपेक्टिंग कितनी कैलकुलेशन होगी। सो इससे जो रिजल्ट आएगा, जैसे तुम देख सकते हो x1 माइनस x2 तो सारे टर्म में कॉमन आ रहा है, तो x1 माइनस x2 से तो एक रिलेशन आएगा कि x1 इज इक्वल टू x2, और एक रिलेशन और आएगा दैट इज एक्चुअली x1 इज इक्वल टू 26 माइनस x2 अपॉन 1 प्लस x2, ये एक और रिलेशन आएगा, इसको कैलकुलेट करोगे तो x1 x2 में एक रिलेशन और आएगा। यस माइनस करेक्ट। सो ये जो दूसरा रिलेशन आया है x1 और x2 में, ये बताता है कि दिस इज अ मेनी वन फंक्शन, बिकॉज x1 इज इक्वल टू x2 ओनली होता, अगर यहाँ पे ओनली होता, लेकिन ओनली नहीं है, उसके साथ साथ में x1 x2 का एक रिलेशन और आ गया, दैट मींस इट इज अ मेनी वन फंक्शन। तो थोड़ा कैलकुलेशन इन्वॉल्व था, जनरली एग्जाम्स में इतना कैलकुलेटिव क्वेश्चन नहीं आता है, लेकिन मैं चाह रहा था कि तुम्हें थोड़ा सा एक्सप्लेन करके बता दूं इसको, तो इसलिए मैंने ये क्वेश्चन अभी दे दिया है। लेकिन इसमें कॉन्सेप्ट समझने की बात है कि तुम जब इसको सॉल्व करोगे तो तुम्हारे पास दो रिजल्ट आएगा x1 x2 में, देयर विल बी टू रिलेशंस, एंड व्हाट आर दोस टू रिलेशंस, एक तो x1 इज इक्वल टू x2 आना ही चाहिए, क्योंकि जब तुम fx1 इज इक्वल टू fx2 ले रहे हो तो x1 इज इक्वल टू x2 तो होगा ही होगा, लेकिन उसके अलावा एक रिलेशन और आ जाएगा। अगर एक रिलेशन और आ रहा है अदर देन x1 इक्वल टू x2, देन इट इज अ मेनी वन फंक्शन। Now I am coming to onto and into function। जब दोनों अभी हम लोग कर लेंगे तो एक दो क्वेश्चंस में दोनों का कंबाइंड दूंगा, मतलब वन वन मेनी वन एंड onto into पे बेसिक क्वेश्चन। हाँ कुछ पूछ रही थी आसिया? सर कैन यू रिपीट मेनी वन फंक्शन कैसे आया? मेनी वन फंक्शन ऐसे आया कि जब हमने इसका कैलकुलेशन किया तो कैलकुलेशन करने के बाद, एक दो स्टेप मैंने और आगे का नहीं लिखा है, कैलकुलेशन करने के बाद हमारे पास x1 और x2 में रिलेशन आया।
जब x1 x2 में जो रिलेशन आया वो एक तो x1 इज इक्वल टू x2 आएगा और एक x1 इज इक्वल टू 26 माइनस x2 बाई 1 प्लस x2 आएगा। तो ये जो दो रिलेशन है, इस रिलेशन से हमें ये पता चल रहा है कि इट इज अ मेनी वन फंक्शन, बिकॉज वन वन फंक्शन अगर होता तो बस x1 इज इक्वल टू x2 आना चाहिए था, ये दूसरा वाला नहीं आना चाहिए था, लेकिन दूसरा वाला भी आ गया, तो ये मेनी वन फंक्शन होगा। Okay, sir. फॉर एग्जांपल तुम x2 को 2 ले लो, लेट अस टेक x2 की कोई वैल्यू है 2, तो x1 की वैल्यू क्या होगी 26 माइनस 2 बाई 1 प्लस 2 which is actually 24 by 3 which is 8। तो क्वेश्चन ये कह रहा है कि x1 is equal to 8 और x2 is equal to 2, दोनों का आउटपुट सेम है, मतलब f of 2 और f of 8 दोनों सेम आएंगे। तो दो अलग इनपुट Yes, के sir. लिए सेम आउटपुट अगर आ जा रहा है तो इसका मतलब है कि ये मेनी वन है। हर्षित पूछ रहा है कि Okay, sir. x1 is equal to x2 भी नहीं आया। हर्षित ऐसा हो ही नहीं सकता कि x1 is equal to x2 नहीं आए, क्योंकि जब तुम f of x1 is equal to f of x2 कर रहे हो, जब तुम दोनों का इमेज सेम ले रहे हो, तो प्री इमेज में दोनों x1 x2 बराबर होंगे ही। कभी ऐसा नहीं हो सकता कि x1 is equal to x2 ना आए, वो तो आएगा ही आएगा, उसके साथ अगर कुछ आ गया तब मेनी वन है, और नहीं आया तो वन वन है। Is it clear, Harshit? Yes, sir. So I'm erasing this. सर हाँ अनुभव, अगर हम इसको थर्ड मेथड से करेंगे तो ऊपर वाला डिक्रीजिंग और नीचे वाला इंक्रीजिंग होगा? नहीं, थर्ड मेथड से इसको करना आसान नहीं है, बिकॉज इतना कॉम्प्लिकेटेड फंक्शन है कि इसको तुम इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है ये बता नहीं सकते, और ऊपर वाला इंक्रीजिंग नीचे वाला डिक्रीजिंग नहीं, जब भी होता है पूरा का पूरा फंक्शन इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग होता है, होल फंक्शन विल बी इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग। ऐसा नहीं है कि न्यूमरेटर अलग होगा डिनोमिनेटर अलग होगा, ऐसा नहीं है, द होल फंक्शन इज इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग। Let us come to onto into function, फिर कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं अभी हम लोग। onto function डेफिनेशन बहुत सिंपल सा है इसका, कि अगर तुम A से B सेट पे मैपिंग कर रहे हो और तुम्हारे पास ऐसे करके कुछ मैपिंग हो रही है, मान लो ऐसे कुछ मैपिंग हो रही है, इट इज अ फंक्शन। अगर तुम्हारे पास B सेट में कोई एलिमेंट बच जाता है जिसका कोई प्री इमेज नहीं है, तो दैट इज नॉट onto, दैट इज इनटू फंक्शन। तो कहने का मतलब ये है कि हमारे पास सारे के सारे एलिमेंट्स जो बी सेट में हैं वो सारे मैप होने चाहिए। बी सेट का कोई भी एलिमेंट बचना नहीं चाहिए, ठीक है। फंक्शन का जो डेफिनेशन होता था उसमें ये होता था कि ए सेट का कोई एलिमेंट नहीं बचना चाहिए, और ऑन टू फंक्शन अगर हम कह रहे हैं तो बी सेट का कोई एलिमेंट नहीं बचना चाहिए। कहने का मतलब ये हुआ कि ईच एलिमेंट in set B, or we can say the images has pre-image in set A। तो सेट B में जितने भी एलिमेंट है सबका A सेट में प्री इमेज होना ही चाहिए। इसको हम दूसरे लैंग्वेज में ये कहते हैं कि द रेंज ऑफ द फंक्शन is equal to codomain of the function। क्योंकि पहले हमने क्या पढ़ा था, इफ यू रिमेम्बर, कि अगर ये ए सेट से बी सेट में मैपिंग हो रही है, इट कुड बी पॉसिबल कि मैपिंग में ये सब ऐसे मैप हो रहे हो, और ये जो इमेजेस आई हैं, these images which we are getting here, these images which we are getting here, these images are actually the range, and whole B set is actually the codomain। B set को हम codomain कहते हैं। तो B set में जो एलिमेंट्स हैं और जो रेंज के एलिमेंट्स हैं, अगर दोनों इक्वल हो जाते हैं, रेंज ऑफ फंक्शन और कोडोमेन ऑफ फंक्शन, तो इसका मतलब ये है कि ये जो एक्स्ट्रा यहाँ पे बचा हुआ है वो बचा हुआ नहीं होगा। जो रेंज है, जो इमेजेस हैं,
वो सारे के सारे बी सेट के एलिमेंट को कवर कर ले रहे हैं, कोई भी एलिमेंट बच नहीं रहा है, तो हम कहेंगे कि इट इज एन ऑन टू फंक्शन। तो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ ऑन टू फंक्शन। लेकिन अगर ऐसा होता है कि कोई एक एलिमेंट सेट बी का बच जाता है या एक से ज्यादा बच जाता है, तो इसका मतलब यह है कि इट इज एन इनटू फंक्शन, नॉट ऑन टू फंक्शन। Is this definition clear to everyone? यस सर। ओके, तो हमें सिंपली ये करना है कि उस फंक्शन का रेंज निकालना है। रेंज निकालने का मेथड हमने देख रखा है, और उस फंक्शन का रेंज निकालने के बाद अगर हमें वो रेंज कोडोमेन के बराबर मिल जाता है तो हम कहेंगे इट इज एन ऑन टू फंक्शन, अदरवाइज कहेंगे कि इट इज एन इनटू फंक्शन। तो अब हम लोग कुछ क्वेश्चंस देखेंगे जो दोनों कॉन्सेप्ट को इन्वॉल्व करेंगे। तो फाइनली अगर कोई फंक्शन ऑन टू भी है और वन वन भी है, ऑन टू एंड वन वन दोनों है, ऑन टू प्लस वन, तो ऑन टू फंक्शन भी है और वन वन फंक्शन भी है, तो उस फंक्शन को हम कहते हैं बाइजेक्टिव फंक्शन। और वन वन का अलग से नाम अगर पूछा जाए तो इसको इंजेक्टिव भी कहा जाता है, और ऑन टू का अलग से नाम कोई पूछे तो इसको सर्जेक्टिव भी कहा जाता है। तो अगर कोई फंक्शन इंजेक्टिव भी है और सर्जेक्टिव भी है तो उसको हम कहते हैं बाइजेक्टिव, लाइक दिस। So I am giving you a question and you have to solve it. I will give you few minutes to you for that. 2-4 मिनट में दूंगा। वैसे 2-4 मिनट में वो क्वेश्चन हो सकता है सॉल्व ना हो, लेकिन कम से कम थोड़ा एफर्ट लगाओगे तो अप्रोच कैसे करना है ये क्लियर होगा। फिर जब मैं बताऊंगा तो अच्छे से फॉलो कर पाओगे। तो थोड़ा सा तुम्हें अपने साइड से भी एफर्ट लगाना है, फिर मैं एफर्ट लगा के सॉल्व करूंगा, तब वो तुम्हें क्लियर होगा ज्यादा अच्छे से। अगर मैं क्वेश्चन देते ही उसको सॉल्व कर दूं तो तुम्हारा एफर्ट नहीं लगेगा, तो उससे ज्यादा बेनिफिट नहीं होता है। तो इसलिए मैं अभी एक क्वेश्चन दे रहा हूं एंड आई विल गिव यू 2 to 4 minutes to solve that question. I'm clearing this drawing. So see this question. It says show that function from real to real, मतलब डोमेन भी रियल है और कोडोमेन भी रियल है, fx is equal to x upon 1 plus mod x is not bijective। तुम्हें ये बताना है कि ये बाइजेक्टिव फंक्शन नहीं है। तो अगर तुम्हें ये बताना है कि ये बाइजेक्टिव फंक्शन नहीं है तो तुम्हें दोनों चीजें टेस्ट करनी पड़ेगी, वन वन भी टेस्ट करना पड़ेगा और ऑन टू भी टेस्ट करना पड़ेगा, दोनों टेस्ट करना पड़ेगा। और दोनों में से अगर कोई एक भी नहीं होता है तो बाइजेक्टिव नहीं होगा, और अगर दोनों ही नहीं होते तो भी बाइजेक्टिव नहीं होगा। बाइजेक्टिव होने के लिए दोनों होने चाहिए। तो यू हैव check for one one as well as on two for this function. So just try for 2 to 4 minutes, then I will explain it to you.
I hope everyone is trying this question. Yes, sir. Okay. Two minutes are over. I am giving you 1-2 minute more. वन के लिए यहाँ पर ग्राफ से मत करना क्योंकि इसका ग्राफ ड्रॉ करना मुश्किल होगा। वन के लिए इसको फर्स्ट टेस्ट से करना। fx1 इज इक्वल टू fx2। ओके, नाउ आई एम स्टार्टिंग टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। तो पहले हमें वन चेक करना है। वन चेक करने के लिए हम क्या कर रहे हैं, f of x1 इज इक्वल टू f of x2 कर रहे हैं। दैट मीन्स x1 by 1 प्लस मॉड ऑफ x1 इज इक्वल टू x2 by 1 प्लस मॉड ऑफ x2। ये हो जाएगा। अब इसको हम फर्दर सॉल्व करने से पहले इस मॉड का कुछ करना होगा, क्योंकि मॉड का अगर कुछ नहीं करेंगे तो फिर हम सॉल्व नहीं कर सकते। तो क्वेश्चन ये उठता है कि x1 पॉजिटिव है या नेगेटिव है, तभी मॉड को उसी के अकॉर्डिंग हटाएंगे। x2 पॉजिटिव है या नेगेटिव है, तो केस 1 ले लेते हैं। x1 इज पॉजिटिव एज वेल एज x2 इज पॉजिटिव, दोनों पॉजिटिव हैं। तो क्या हो जाएगा, सीधे सीधे मानस ने आंसर दिया इट इज 1 बट नॉट ऑन टू। आई थिंक करेक्ट आंसर है, लेकिन एक बार चेक कर लेते हैं। x1 by 1 plus x1 इज इक्वल टू x2 by 1 plus x2। x1 x2 दोनों पॉजिटिव ले लिया, तो मॉड जब हटेगा तो साइन में कोई चेंज नहीं होगा। Yes, Harshit, your justification is correct that the values are not greater than 1, so it is not on to correct. So let us see. अब इसके बाद मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करता हूँ, x1 plus x1 x2 इक्वल टू x2 plus x1 x2। तो क्या हो रहा है, x1 x2 कैंसिल हो जा रहा है एंड यू आर गेटिंग x1 इज इक्वल टू x2 ओनली। तो इस केस के लिए तो 1 है। दूसरा केस ले लेते हैं, x1 इज नेगेटिव एंड x2 इज ऑल्सो नेगेटिव। अब जब तुम नीचे से मॉड हटाओगे तो 1 माइनस x1 लिखोगे, और यहाँ पे भी मॉड हटाओगे तो 1 माइनस x2 लिखोगे। क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो x1 माइनस x1 x2 इज इक्वल टू x2 माइनस x1 x2, ये आएगा। फिर से माइनस x1 x2 कैंसिल हो जाएगा और x1 इज इक्वल टू x2 ओनली आएगा। तो अभी भी बात सही है। तीसरा केस ले लेते हैं कि दोनों अपोजिट साइन का है, मतलब x1 पॉजिटिव है और x2 नेगेटिव है। तो जब तुम ये वाला केस लोगे तो इसको सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि ये वाला केस में ये दोनों इक्वल होंगे ही नहीं। क्यों नहीं होंगे, रीजन बीइंग कि तुमने x1 को पॉजिटिव लिया है। तो जब x1 को पॉजिटिव लोगे तो ये जो लेफ्ट हैंड साइड होगा ये पूरा का पूरा पॉजिटिव होगा, ग्रेटर देन, और x2 को तुमने नेगेटिव लिया है। तो ये जो राइट साइड है, डिनोमिनेटर तो इसका एनीवेज पॉजिटिव होगा क्योंकि मॉड लगा हुआ है, लेकिन न्यूमरेटर नेगेटिव होगा तो ओवरऑल वैल्यू नेगेटिव आ जाएगी। तो राइट हैंड साइड विल बी नेगेटिव। तो ये कभी इक्वल हो ही नहीं सकते हैं जब दोनों अपोजिट साइन का है। तो
अपनी बात फिर वहीं पे आ गई कि x1 is equal to x2 only ही is the solution, therefore it is 1 1 1 1 तो है. Is this explanation clear? Yes. yes sir. Okay. तो 1 1 के बारे में हमें पता चल गया कि ये 1 1 है. अब हमें on 2 के बारे में पता करना है. पहले इसको स्क्रीनशॉट ले लो इसका. तो ऑन टू के लिए हमें कुछ सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है, जैसे हर्षित ने रिस्पॉन्ड किया एंड दैट इज अ करेक्ट एक्सप्लेनेशन. व्हाट हैपेंस कि अगर तुम इस फंक्शन को ध्यान से देखो तो इस फंक्शन का जो न्यूमरेटर है वो x है और इस फंक्शन का जो डिनोमिनेटर है वो 1 प्लस मॉड x है. तो न्यूमेरिकली और या मैग्नीट्यूड वाइज वी कैन से न्यूमेरिकली हियर denominator is less than is greater than denominator is greater than numerator. डिनोमिनेटर जो है वो न्यूमरेटर से बड़ा है क्योंकि 1 प्लस मॉड एक्स है. मॉड एक्स में तुमने क्या किया, 1 को ऐड किया है, कोई चीज ऐड की है तुमने, तो ऑब्वियसली वो x से बड़ा रहेगा न्यूमेरिकली. ठीक है, और ऐसे भी बड़ा रहेगा, अगर साइन को भी देखा जाए तब भी बड़ा रहेगा. तो डिनोमिनेटर इज ग्रेटर देन न्यूमरेटर, मतलब जो रेशियो आएगा x by 1 प्लस मॉड x का, दैट विल बी एक्चुअली लेस देन 1. ये जो रेशियो का, अगर न्यूमरेटर छोटा है डिनोमिनेटर से हमेशा, तो जो रेशियो का वो 1 से छोटा होगा. इसका मतलब ये है कि fx की वो वैल्यूज जो 1 से बड़ी है वो वैल्यूज तुम्हें कभी नहीं मिलेंगी. सर लेस देन इक्वल टू हो ना वो? इक्वल टू कैसे होगा, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर के बराबर नहीं होगा ना, हमेशा न्यूमरेटर छोटा ही रहेगा. जीरो ले लेंगे तो? क्या अगर जीरो लेंगे x को, अगर 0 लेंगे तो भी 1 से छोटा रहेगा, 0 आएगा. ये ठीक है, हाँ क्लियर है. किसका डाउट था ये? सर हर्षित. हाँ क्लियर है ना. तो जी सर, मैं सिर्फ नीचे देख रहा था. ओके, कोई नहीं. तो बेसिकली ये जो रेशियो है ये 1 से छोटा होगा, मतलब वैल्यूज ग्रेटर देन 1 आर नॉट कमिंग या नॉट ऑब्टेन्ड. तो इसका मतलब है कि इसका जो कोडोमेन था, इफ यू रिमेंबर इट्स कोडोमेन, दैट वाज रियल नंबर, पूरा रियल नंबर था. फंक्शन हमने कैसे लिखा था, f r to r ऐसे लिखा था, तो कोडोमेन रियल था. वेयर एज वो वैल्यूज जो 1 से बड़ी हैं वो कभी मिलेंगी ही नहीं, तो देयरफॉर रेंज जो है इसका 1 से छोटा रहेगा, तो वो कोडोमेन के बराबर नहीं है. अगर वो कोडोमेन के बराबर नहीं है देन इट इज इनटू फंक्शन. तो इट इज नॉट ऑन टू बट इनटू, इसीलिए बाइजेक्टिव नहीं है. Is it okay with everyone? सर yes sir. कोई मेथड नहीं है जैसे 1 1 प्रूव करने के लिए था? देखो इसका मेथड ये है कि रेंज निकालो, और रेंज निकालने के बाद ये देखो कि वो कोडोमेन के बराबर है या नहीं है. तो यहाँ पर इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में रेंज निकालने के लिए एफर्ट लगाने की जरूरत नहीं है. चाहो तो इसका रेंज निकाल सकते हो, लेकिन क्लियरली दिख रहा है कि ऐसी कई सारी वैल्यूज 1 से बड़ी हैं जो नहीं आ रही हैं, तो डायरेक्ट आंसर लिख दो. अदरवाइज अगर रेंज निकालना चाहो तो रेंज भी निकाल सकते हो, दैट इज नॉट एन इशू. अगर चाहते हो कि रेंज निकालना है तो रेंज निकाल सकते हैं. ओके, तो अब एक क्वेश्चन और मैं दे रहा हूं.
इसको इरेज करके, प्रूव दैट function r to r be defined by fx is equal to e to the power x minus e to the power minus x upon 2 is 1 1 and on. प्रूफ करना है कि ये फंक्शन 1 1 भी है, on 2 भी है. Again I am giving you 2-3 minutes. इसको इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग से कोशिश करने की, क्योंकि एक्सपोनेंशियल फंक्शन है ना, इसको सॉल्व करने में दिक्कत हो जाएगी. अगर x1 fx1 fx2 से करोगे तो थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाएगा. हाउ कैन यू फाइंड इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग, उसका थोड़ा सा मैंने बताया है. जैसे अगेन आई एम सेइंग कि वो तुम्हें एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स में पढ़ना है, तो एक थर्ड टेस्ट जो था इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग वाला, उसको कोशिश करो कैसे अप्लाई करोगे. वन वन का मैं बताता हूँ. देखो यहाँ पर ऐसा मान के चलो कि x2 इज ग्रेटर देन x1 है, ठीक है. x2 जो है वो x1 से बड़ा है. दिस इज इनपुट, तो x2 जो इनपुट है वो x1 इनपुट से बड़ा है. उसके बाद हम क्या कहेंगे कि एक्सपोनेंशियल फंक्शन एक इंक्रीजिंग फंक्शन होता है, तो हम क्या कहेंगे कि e टू द पावर x2 इज ग्रेटर देन e टू द पावर x1, ठीक है. ये पहला रिलेशन आया. अच्छा, अब हम क्या करेंगे कि अगेन x2 ग्रेटर देन x1 लेते हुए, Asya is saying x is 1. Asya, no, you don't have to find the value of x. देखो x2 is greater than, एक ही वैल्यू आएगी. तो मैंने 2 बार उसे सॉल्व किया तो दोनों में 1 ही आ रहा था, तो मतलब ये 1 1 हुआ ना. नहीं, वो 1 आने से 1 1 नहीं होता है. इसका मतलब ये है कि the image has a unique pre-image, तब 1 होता है. अच्छा, मतलब सेम होनी चाहिए ना वैल्यू. सेम होनी चाहिए. यस सर. इधर देखो, इसको इस तरीके से हम लोग कर रहे हैं इंक्रीजिंग के या डिक्रीजिंग के मेथड से. तो x2 को x1 से बड़ा माना है, मतलब कि जो इनपुट है x2 वो x1 इनपुट से बड़ा है. तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन इंक्रीजिंग होता है, ये हमने पढ़ा था. दिस इज e टू द पावर x फंक्शन.
तो e to the power x2 will be greater than e to the power x1. अच्छा, e to the power minus x जो फंक्शन होता है वो डिक्रीजिंग होता है. दिस इज e to the power minus x. ये फंक्शन डिक्रीजिंग होता है. तो इसका मतलब है कि यहाँ पर e to the power minus x2 अगर लेंगे दैट विल बी e to the power minus x1. तो ये अभी हमने एक्सपोनेंशियल फंक्शन के बारे में देखा है कि एक्सपोनेंशियल फंक्शन एक यहाँ पर इंक्रीजिंग है, दिस इज इंक्रीजिंग फंक्शन एंड दिस इज डिक्रीजिंग फंक्शन. ठीक है, तो इंक्रीजिंग फंक्शन है तो इसका मतलब क्या होता है कि x2 अगर x1 से बड़ा है तो फंक्शन ऑफ x2 इज ग्रेटर देन फंक्शन ऑफ x1. ये होता है इंक्रीजिंग. डिक्रीजिंग में क्या होता है, x2 अगर x1 से बड़ा है तो फंक्शन ऑफ x2 जो होता है वो लेस देन फंक्शन ऑफ x1 होता है. इनइक्वालिटी रिवर्स हो जाएगी, डिक्रीज कर रहा है ना, इनपुट बढ़ाने से आउटपुट डिक्रीज कर रहा है. अब मैं ये दोनों इक्वेशन को ऐड कर रहा हूँ 1 + 2, तो दोनों ग्रेटर वाले को एक साथ रख रहा हूँ. इसको मैं थोड़ा सा और इसको और तरीके से लिख देता हूँ. दिस इंप्लाइज e to the power minus x1 is greater than e to the power minus x2. ये दूसरा इक्वेशन है. तो अब मैं दोनों को ऐड कर रहा हूँ 1 और 2 को, तो क्या मिल रहा है, e to the power x2 plus e to the power minus x1 is greater than e to the power x1 plus e to the power minus x2. दोनों छोटे छोटे को एक साइड रखा है, दोनों बड़े बड़े को एक साइड रखा है. तो ओवरऑल इधर लेफ्ट में बड़ा रहेगा और राइट में छोटा रहेगा. उसके बाद मैं क्या कर रहा हूँ, e to the power x2 और राइट हैंड साइड का e to the power minus x2 लेफ्ट में ले जाऊँ ऐसे, और लेफ्ट साइड का e to the power minus x1 राइट में ले जाऊँ. तो ये हो गया. और अब मैं नेक्स्ट स्टेप में 2 से डिवाइड कर देता हूँ, बाई 2 यहाँ भी, बाई 2 यहाँ भी. तो अब यहाँ से तुम देख सकते हो कि जो फंक्शन f(x) था वो ये फंक्शन था, और ये फंक्शन जो है f(x) जो लेफ्ट की वैल्यू है वो एक्चुअली f of x2 है, और जो राइट की वैल्यू है वो एक्चुअली f of x1 है. सो f of x2 इज ग्रेटर देन f of x1. तो हमने कहाँ से शुरू किया था, x2 इज ग्रेटर देन x1, और हम कहाँ पर पहुंच गए, x2 ग्रेटर देन x1 लेके हमने स्टार्ट किया था ना, हम कहाँ पहुंच गए, f of x2 इज ग्रेटर देन f of x1. इसका मतलब ये फंक्शन कैसा फंक्शन हुआ, इंक्रीजिंग फंक्शन है, थ्रू आउट इंक्रीजिंग है. So this is an increasing function, and if this is an increasing function, then that simply means कि it is 1 1. क्योंकि थ्रू आउट इंक्रीज कर रहा है, कहीं से मुड़ नहीं रहा है. अगर मुड़ता कहीं से ऊपर जाके नीचे आए या नीचे जाके ऊपर आए तब तो ये चांस बनेगा कि दो जगह सेम प्री इमेज का इमेज मिल रहा है. लेकिन जब मुड़ ही नहीं रहा है, थ्रू आउट इंक्रीजिंग है, इट इज 1 1. Is this clear? तो लेकिन एक्सपोनेंशियल फंक्शन में तो मतलब ग्राफ दो बन रहे थे ना, मतलब एक तो हाँ, This तो is एक e to the one- power x का इंक्रीजिंग ग्राफ है और e to the power minus x का डिक्रीजिंग ग्राफ है. तो हमने उसी के अकॉर्डिंग किया है. जो नहीं, पहला सर, वाला, हाँ तो वाला नहीं सर, जो आपने ग्राफ्स बनवाए ना फंक्शंस के, हाँ, सर उसमें तो एक है y इक्वल्स a to the power x फॉर विच a इज ग्रेटर देन. लास्ट में क्या बोले, मैंने सुना ही नहीं दिया, फिर से बताना. सर एक तो है y इक्वल्स a to the power x फॉर a इज ग्रेटर देन 1, और दूसरा है y इक्वल्स a to the power x फॉर a इज इन बिटवीन 0 and 1. हाँ, वही चीज है. e to the power minus x का मतलब ये हुआ कि 1 by e to the power x. 1 by e जो है वो 0 और 1 के बीच में है. ओके ओके सर. e की वैल्यू 2.7 होती है अप्रोक्सीमेटली. तो उसका जब रेसिप्रोकल लोगे तो वो मेरे ख्याल से 0.4 के आसपास आएगा. अब इसका हमें ऑन टू पता करना है कि इज दिस ऑन टू आल्सो और नॉट. 1 1 का तो पता चल एक गया. मिनट.
Done everyone? किसी को कहीं पर भी कोई प्रॉब्लम हो रही है तो यू हैव टू आस्क, डोंट शाई अवे। आई होप सबको क्लियर हो रहा है। आसिया, तुम जो बोल रही थी वो तो चलो सही नहीं था, लेकिन ये तुम्हें क्लियर हुआ या नहीं हुआ? ये ऐसा हो गया सर। लेकिन अगर इस टाइप का क्वेश्चन आया तो हम वैसे भी तो कर सकते हैं कि हम x की वैल्यू निकाल लें एंड x की वैल्यू निकालोगी कैसे, क्योंकि fx की कोई वैल्यू गिवन तो है नहीं। सर इस फंक्शन को ग्रेटर देन 1 करके। नहीं, क्यों ग्रेटर देन 1 करोगी? सर रीजन क्योंकि बाद में हमें प्रूव करना है ना कि ऑन टू है, तो ऑन टू के लिए ग्रेटर देन 1 तो होगा। नहीं, ऑन टू के लिए ग्रेटर देन 1 नहीं प्रूव करना है हमें। ऑन टू के लिए हमें इसका रेंज निकालना है, और रेंज देखना है कि क्या वो कोडोमेन के बराबर हो रहा है या नहीं हो रहा है। आज तुम्हारी एक क्लास 7 बजे से जो है वो मैं ले रहा हूँ न्यू बैच में, तो तुम्हारा जो प्रीवियस का थोड़ा रह गया है वो और अच्छे से हो जाएगा। So I'm erasing this portion now. So next we have here ऑन के लिए। जैसे तुम देख सकते हो कि कोडोमेन रियल दिया हुआ है, तो क्या रेंज भी रियल आ रहा है या नहीं आ रहा है? तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इंक्रीजिंग तो है ही, मतलब थ्रू आउट बढ़ता जा रहा है। तो जब x माइनस इन्फिनिटी टेंड करेगा तो fx कहाँ टेंड करेगा ये ऑब्जर्व करना है। तो x जब माइनस इन्फिनिटी है तो e टू द पावर माइनस इन्फिनिटी जो होता है, जब e टू द पावर x जो पहला वाला टर्म है e टू द पावर x, वो e to the power minus infinity will become 1 by e to the power infinity, which is 1 by infinity, which is actually 0. और e to the power minus x जो होगा वो e to the power plus infinity हो जाएगा, which is infinity, which is actually infinity. तो fx जो आएगा वो आ जाएगा 0 minus infinity by 2, which is finally minus infinity. तो हम क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं यहाँ पर कि x अगर माइनस इन्फिनिटी अप्रोच कर रहा है तो जो fx है वो भी माइनस इन्फिनिटी अप्रोच कर रहा है। ठीक है, दिस इज द अप्रोचिंग वैल्यू। फर्दर अगर हम लोग x को बढ़ाते बढ़ाते इन्फिनिटी ले जाते हैं, ठीक है, माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी, तो उस केस में जब हम fx को निकालेंगे तो e टू द पावर x जो पहला वाला है वो हो जाएगा e टू द पावर इन्फिनिटी, विच इज इन्फिनिटी, एंड e टू द पावर माइनस x जो दूसरा वाला ये है ये हो जाएगा e टू द पावर माइनस इन्फिनिटी, विच इज 1 बाई e टू द पावर इन्फिनिटी, विच इज 1 बाई इन्फिनिटी, विच इज 0। तो ये हो जाएगा इन्फिनिटी माइनस 0 बाई 2, विच इज एक्चुअली इन्फिनिटी फाइनली। तो x जब इन्फिनिटी है तो fx भी इन्फिनिटी है, और x जब माइनस इन्फिनिटी है तो fx भी माइनस इन्फिनिटी है। तो कहने का मतलब ये हुआ कि माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी अगर x जा रहा है तो fx भी माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी जा रहा है, मतलब ये सारी वैल्यूज को माइनस इन्फिनिटी से लेके इन्फिनिटी कवर कर रहा है। दैट मीन्स इट्स रेंज इज होल रियल नंबर। Is it clear to everyone? Function is increasing throughout, increase कर रहा है, कहाँ से कहाँ कर रहा है, माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी कर रहा है। तो अगर इसके ग्राफ को अगर थोड़ा सा समझने की कोशिश करो तो सिंपली मान सकते हो, तो एग्जैक्ट ग्राफ में नहीं बना रहा हूँ, मान लो ऐसे करके ऐसे करके ऐसे करके ऐसे ग्राफ जा रहा होगा, तो ये माइनस इन्फिनिटी से लेके इन्फिनिटी सारी वैल्यूज को कवर कर रहा है, और इंक्रीजिंग ग्राफ है इसलिए माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी की सारी वैल्यूज को कवर करेगा। Is this clear? सर इफ इन हाँ। केस बीच में कोई वैल्यू छूट जाएगी, मतलब छूट भी तो सकती है, हमें कैसे ये पता? कंटीन्यूअस फंक्शन है, कंटीन्यूअस फंक्शन में कोई वैल्यू कैसे छूटेगी?
अगर कहीं पे डिसकंटिन्यूअस होता तब छूट सकती थी। ओके सर। There will be no break in the graph anywhere. तो इस पे एक क्वेश्चन और देख लें हम लोग। सर इसका मतलब यही होना कि कोई डिसकंटिन्यूअस फंक्शन कभी भी ऑन टू नहीं हो सकता। नहीं, ऐसा जरूरी नहीं है, डिसकंटिन्यूअस फंक्शन ऑन टू हो सकता है, लेकिन वो चेक करना पड़ेगा, फंक्शन के अकॉर्डिंग चेक करना पड़ेगा। सर मतलब ऑन टू में का मतलब अगर कोडोमेन आर हो। हाँ हाँ, देखो मैं एक फंक्शन ये बना रहा हूँ, ऐसे करके ये इंक्रीजिंग है, ऐसे जा रहा है, यहाँ पर ब्रेक हो गया और फिर यहाँ से स्टार्ट होकर ऐसे चला गया। तो सारी वैल्यूज तो कवर कर ही रहा है, ब्रेक तो हुआ है इसमें, जी सर। लेकिन वैल्यूज तो सारी कवर कर ले रहा है, समझ गया सर। क्योंकि जहाँ पर ब्रेक हुआ उसके नीचे से स्टार्ट किया इसने। यस सर समझ गया। एवरीवन क्लियर विद दिस? सक्षम क्लियर है? Yes, sir. ओके, so let us come to inverse function. Okay, so now I am telling you inverse, last topic of the day, लेकिन मेरे पास टाइम इतना नहीं है कि मैं तुम्हें इनवर्स फंक्शन पूरा बता पाऊँ, इसलिए लेट अस नॉट स्टार्ट इनवर्स फंक्शन टुडे। इनवर्स फंक्शन नेक्स्ट क्लास में करेंगे। मैं एक क्वेश्चन और तुम्हें देता हूँ। ये थोड़ा सिंपल सा फंक्शन दे रहा हूँ, मतलब इतना भी सिंपल नहीं है, लेकिन हाँ। तो द क्वेश्चन सेज लेट एफ नेचुरल नंबर टू इंटीजर। तो यहाँ पे डोमेन नेचुरल नंबर है और कोडोमेन इंटीजर है। बी अ फंक्शन डिफाइंड एज fx इज इक्वल टू x माइनस 1000। तो यहाँ पर x की जगह तुम क्या पुट कर सकते हो? बस नेचुरल नंबर, रियल नंबर नहीं, पहले से डिफाइन किया हुआ है कि डोमेन इज नेचुरल नंबर। शो दैट f is an into फंक्शन, मतलब इसका कोडोमेन जो इंटीजर है वो रेंज के बराबर नहीं होगा। आई एम अगेन गिविंग यू 2-3 मिनट्स। fx cannot be less than -1. हर्षित इज सेइंग नो। हर्षित, -1 से छोटा हो तो सकता है fx। जब तुम 998 पुट कर दोगे तो -2 आ जाएगा, -1 से तो छोटा हुआ ना।
Yashvardhan minus 999. That is correct, Harshit. Yashvardhan is saying minus 99. No, Harshvardhan minus 999. Yes, so Yashvardhan and Harshit have given the answer correctly. Rest of the people, be fast. इसमें तुम पैटर्न समझने के लिए सेट भी बना के कर सकते हो। ए में क्या है, नेचुरल नंबर्स है 1 2 3 सो ऑन। 1 की मैपिंग किस पे होगी, अगर 1 माइनस 1000 निकालते हैं दैट इज एफ ऑफ 1, ये माइनस 999। 2 पे निकालोगे तो माइनस 998 है, 3 पे निकालोगे तो माइनस 997 है। इस तरीके से ये वैल्यूज बढ़ती चली जाएंगी। माइनस 999 से पहले की जो वैल्यूज है, ठीक है, मतलब y लेस देन इक्वल टू माइनस 1000, ये सारे इंटीजर्स जो होंगे वो तुम्हें आउटपुट में कभी नहीं मिलेंगे, क्योंकि माइनस 999 के बाद के ही मिल रहे हैं, उससे पहले के नहीं मिलेंगे। ये क्लियर हो रहा है सबको? तो हमारे पास जो रेंज आ रहा है, रेंज इज माइनस 999 माइनस 998 सो ऑन, फिर 0 आएगा, फिर 1 2 3 भी आएगा, सो ऑन। ये रेंज आ रहा है, लेकिन जो कोडोमेन है दैट इज गिवन एज इंटीजर्स। इंटीजर जो है वो कोडोमेन गिवन है। तो क्लियरली रेंज इज नॉट इक्वल टू कोडोमेन। रेंज इज अ सबसेट ऑफ कोडोमेन। सर हाँ, ये y बोलो। इक्वल टू क्या समझ के? माइनस 1000 नहीं आ रहा है ना, इसीलिए या तो माइनस 999 से छोटा बोलो, या इसी चीज को बोलो y लेस देन इक्वल टू माइनस 1000। इंटीजर्स के बारे में अगर हम कह रहे हैं, दोनों एक ही बात हुई। क्लियर है? सर वो उसका उल्टा नहीं होना चाहिए। y ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस। नो सर, वो y लेस देन इक्वल टू 999। y लेस देन इक्वल टू 999 पॉजिटिव नो सर, ये साइंस सर y तो -1000 के इक्वल नहीं हो सकता। हाँ, तो वही तो मैं लिख रहा हूँ, इंटीजर्स नॉट ऑब्टेन्ड इन आउटपुट, मैं ये कह रहा हूँ। सर y मतलब -999 हो सकता है, लेकिन उससे छोटा नहीं हो सकता है। हाँ, तो वही मैं कह रहा हूँ, दीज इंटीजर्स आर नॉट ऑब्टेन्ड इन आउटपुट, ये मैं लिख रहा हूँ। ओके ओके सर, सॉरी। ये नॉट लिख रहा हूँ मैं, ऑब्टेन्ड नहीं लिख रहा हूँ। जी सर सर। सर तो फिर ये ऑन टू फंक्शन नहीं हुआ। हाँ, ऑन टू फंक्शन नहीं हुआ, इट इज एन इनटू फंक्शन। इनटू प्रूफ करना था ना मैं, ये इनटू हो गया। तो बेसिकली तुम्हें असाइनमेंट भी मिल जाएगा बेस्ड ऑन 1 मेनी 1 ऑन टू इनटू, एंड यू हैव टू डू दैट असाइनमेंट एज वेल। फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करेंगे इनवर्स फंक्शन, देन वी विल आल्सो डू इवन ऑड फंक्शन, पीरियोडिक फंक्शंस, ये सब कुछ करेंगे। तो it will be better if you be prepared for the next class by going through the theory of these topics. Thank you, sir. थैंक यू सर। थैंक यू सर। Thank you, sir.